उमंग में रंग घोल एक बार तो फिर से तू चल। उमंग में रंग घोल एक बार तो फिर से तू चल। अब छोड़ झूठे बहानों को, तू अपना सफर पूरा कर। दोस्तों, आपने जीवन में जिस भी लक्ष्य को चुना है, जिस भी मंजिल को चुना है, उस पर आगे बढ़िए और अपने आप पर संपूर्ण भरोसा रखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त मुदिता और आप सभी का हार्दिक स्वागत है मुदिता आईएएस वॉरियर्स में। भारतीय राज व्यवस्था की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन पॉलिटी का चैप्टर नंबर 30 यानी कि राज्यपाल, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से भी और आपकी नॉलेज के दृष्टिकोण से भी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। राज्यपाल पृष्ठभूमि। सबसे पहले हम राज्यपाल और राज्यपाल पद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में लगातार इनसे प्रश्न आते हैं। इसके बाद हम राज्यपाल से संबंधित एक एक आर्टिकल को डिटेल में डिस्कस करेंगे, जैसे कि राज्यपाल का पद, राज्यपाल की नियुक्ति, शपथ, कार्य आदि। तो भारतीय संविधान में राज्य की सरकार की उसी प्रकार परिकल्पना की गई थी जैसे कि केंद्र में संसदीय व्यवस्था होती है। उसी प्रकार केंद्र में हमारा संसद होता है, राज्य में विधानमंडल होता है। केंद्र में हमारे सर्वोच्च होते हैं राष्ट्रपति और राज्य में हमारे सर्वोच्च कौन होते हैं? राज्यपाल। तो यहाँ हम राज्यपाल के बारे में बेसिकली पढ़ रहे हैं। राज्य कार्यपालिका में शामिल होते हैं राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्य के महाधिवक्ता। ठीक है, संविधान में इसके बारे में बताया कहा गया है। तो संविधान के छठे भाग के अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य कार्यपालिका का वर्णन है कि राज्य की एक कार्यपालिका होगी जिसमें राज्यपाल होंगे, मुख्यमंत्री होंगे, मंत्रिपरिषद होगी, महाधिवक्ता होंगे। ये सारा बताया गया है इन आर्टिकल्स में। राज्यपाल राज्य का कार्यकारी प्रमुख होगा यानी संवैधानिक मुखिया होगा। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि राज्य का सर्वोच्च आदमी कौन है या संवैधानिक प्रमुख कौन है, मुखिया कौन है, तो आप बोलेंगे राज्यपाल है, गवर्नर है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे यही प्रश्न पूछा जाए कि राज्य का वास्तविक प्रमुख कौन होता है, तो वास्तविक प्रमुख होते हैं मुख्यमंत्री यानी कि चीफ मिनिस्टर। अगर वास्तविक लग जाता है तो आंसर चेंज हो जाता है। जैसे कि केंद्र में क्या था कि अगर पूछा जाए संवैधानिक प्रमुख तो राष्ट्रपति, वास्तविक तो प्रधानमंत्री। कई बार बच्चे इसमें आंसर गलत कर देते हैं कॉन्फिडेंट में, ओवर कॉन्फिडेंट में। राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करते हैं। जो हमारे राज्यपाल महोदय हैं उनकी दोहरी भूमिका होती है। पहली ये कि वो राज्य के प्रमुख हैं, दूसरी कि वो राज्य में राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप या फिर आप कह सकते हैं केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं, क्योंकि उनकी नियुक्ति जो है वो केंद्र द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, उनका निर्वाचन नहीं होता है, इसलिए वो प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कई बार पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने इसे ग्रीन हाईलाइटेड किया है। आपको कहीं पे भी ग्रीन हाईलाइटेड मिलेगा, दैट्स मीन वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 की धारा के अनुसार एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। सामान्यतः तौर पर ऐसा होता है कि एक राज्य में एक ही राज्यपाल होगा, लेकिन 1956 में ये कहा गया कि एक ही व्यक्ति एक या अधिक राज्यों का, मान लो एक पर्सन है ए, वो दिल्ली का भी राज्यपाल है, सॉरी दिल्ली तो यूटी है, आप दिल्ली हटाइए, यूपी का भी है और बिहार का भी है। ठीक है, या फिर 2 राज्यों को, एक ही व्यक्ति को 2 राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाएगा। अब ऐसे में उसके वेतन और भत्तों का क्या होगा? तो ऐसे केस में उसके जो वेतन और भत्ते हैं वो सारा कौन डिसाइड करेगा? वो राष्ट्रपति निर्धारित करेंगे। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। साथ ही राज्यपाल की केंद्र द्वारा नियुक्ति, ये लिया कहाँ से गया है? ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। अगर आप अमेरिकी संविधान में देखेंगे तो अमेरिकी संविधान में नियुक्ति नहीं, निर्वाचन होता है, मतलब सीधे तौर पर चुना जाता है, जबकि कनाडा में क्या होता है? केंद्र द्वारा नियुक्ति की जाती है। तो हमने ये कनाडा के संविधान से ग्रहण किया है कि जो हमारे राज्यपाल हैं उनकी नियुक्ति की जाएगी। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कौन से संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 153 आर्टिकल 153 ये बताता है कि राज्यों के लिए राज्यपाल होंगे, राज्यों के लिए राज्यपाल होंगे, ये अनुच्छेद 153 हमें बताता है। राज्यपाल की नियुक्ति, अनुच्छेद 155। अब ये अनुच्छेद आपको याद करने की ज़रूरत है। यहाँ से मैं आपको जो भी अनुच्छेद बता रही हूँ डिटेल में आपको याद कर लेना है साथ के साथ। 155 5 और 5 इसका मतलब क्या है? नियुक्ति। और 155
राज्यपाल की नियुक्ति। जब 2 डिजिट में नंबर आए तो आप केंद्र में चले जाइए, 3 डिजिट में है तो हम राज्य में आ जाते हैं, और 55 यानी कि राज्यपाल। ठीक है, गवर्नर को आप 55 से डील कर सकते हैं। इस तरीके से आप 155 याद कर सकते हैं राज्यपाल की नियुक्ति। अब कई बार बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है कि नियुक्ति और निर्वाचन क्या होता है। देखिए, निर्वाचन का मतलब होता है चुनाव से जो चुन के आता है उसे निर्वाचन कहते हैं, और नियुक्ति जिसे किसी के भी द्वारा, जैसे राष्ट्रपति हैं या किसी के भी द्वारा डायरेक्ट चुना जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, नियुक्ति कहते हैं। ठीक है, अब निर्वाचन भी 2 प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष निर्वाचन और अप्रत्यक्ष निर्वाचन। प्रत्यक्ष निर्वाचन मतलब क्या होता है, जिसमें जनता, आप हम मिलकर वोट देते हैं, हम सभी वोट देते हैं, जो भी 18 साल से ऊपर है वो वोट देता है और उस कैंडिडेट को चुनता है, वो क्या होता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन। अप्रत्यक्ष निर्वाचन, हमने जो विधानसभा के लोगों को चुना है, हमने जो सांसदों को चुना है, वो सदस्य किसी व्यक्ति को चुनते हैं, तो वो क्या होता है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन। यानी हमारे द्वारा चुने गए सदस्य आगे किसी को चुनते हैं तो वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। ठीक है, नियुक्ति और निर्वाचन आप समझ गए होंगे। तो हम यहाँ राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में देख रहे हैं। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के मुहर लगे आज्ञा पत्र के माध्यम से होती है। इस प्रकार वे केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत किया जाता है। मतलब राष्ट्रपति क्या करते हैं, एक व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त करते हैं, उस पर मुहर लगी होती है। मतलब राष्ट्रपति है जो हैं वो राज्यपाल को डायरेक्ट नियुक्त करते हैं, उनका निर्वाचन नहीं होता। तो क्या राष्ट्रपति जिसको चाहे, किसी भी व्यक्ति को चाहे, आपको, मुझको, किसी को भी चाहे, वो एक आज्ञा पत्र दे देंगे और राज्यपाल नियुक्त कर देंगे? जी नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आपने राष्ट्रपति पढ़ा है तो आपको पता होगा कि राष्ट्रपति कोई भी कार्य करते हैं तो अपनी मंत्रिपरिषद की सलाह पे करते हैं, उनसे सलाह लेते हैं, फिर वो कार्य करते हैं। और उनकी मंत्रिपरिषद में सर्वोच्च कौन होता है, प्रधानमंत्री होते हैं, और सब लोग मिलकर उन्हें सलाह देते हैं, उसके बाद ही वो कोई कार्य करते हैं, अपनी मर्जी से कार्य नहीं करते हैं। ठीक है, उच्चतम न्यायालय की 1979 की व्यवस्था के अनुसार राज्य में राज्यपाल का कार्यकाल केंद्र सरकार के अधीन रोजगार नहीं है। तो प्रश्न ये आता है कि जब राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करते हैं, केंद्र उनकी नियुक्ति करते हैं हमारे राज्यपाल की, तो क्या राज्यपाल का पद जो है वो राष्ट्रपति के अधीन हो गया, राष्ट्रपति के अधीन वो कार्य करेंगे? जी नहीं, ऐसा नहीं है। उच्चतम न्यायालय 1979 में ये कहा कि जो राज्यपाल का हमारा ऑफिस है, राज्यपाल का जो पूरा व्यवस्था है, वो इनके अधीन नहीं है। वो एक स्वतंत्र संवैधानिक कार्यालय है, वो अपने आप में आइडेंटिकल है और अपने आप में कार्य करेगा। ठीक है, वो अधीन नहीं है, किसके, केंद्र के अधीन नहीं है, ऐसा कहा सर्वोच्च न्यायालय ने। अब हम कुछ और नियुक्ति से जुड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में 2 परंपराएं, ये हमारे संविधान में मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन ये हमारी परंपरा है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं भारतीय संसदीय व्यवस्था में जो 1950 से चलती आ रही हैं, तो उसको हमने अपनी परंपरा मान लिया है। उसे बाहर ही होना चाहिए, बाहर का व्यक्ति होना चाहिए जिसे हम राज्यपाल पद के लिए चुन रहे हैं। इससे आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर किसी को यूपी का, उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया जाना है तो वो व्यक्ति उत्तर प्रदेश का निवासी नहीं होना चाहिए, मतलब उसे किसी अदर राज्य का निवासी होना चाहिए। ऐसा क्यों कहा गया है? ऐसा इसलिए कहा गया कि अगर वो व्यक्ति उसी राज्य का होगा तो वो निष्पक्ष कार्य नहीं कर पाएगा और वहाँ की राजनीति से स्वयं को स्वतंत्र नहीं रख पाएगा, और वो बाहर का व्यक्ति होगा, किसी और राज्य का व्यक्ति होगा, तो वो पूर्णतः स्वतंत्र रूप से कार्य कर पाएगा। तो एक तो ये हमारी परंपरा हो गई। दूसरी परंपरा है, राज्यपाल की नियुक्ति से पहले संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से विचार विमर्श किया जाएगा। अब वही मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त करना है तो उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनसे विचार विमर्श करना चाहिए राष्ट्रपति को और मंत्रिपरिषद को, केंद्र की। ठीक है, लेकिन ऐसा माना हर बार नहीं जाता और इस जो परंपरा है इसका खंडन भी कई बार किया जाता रहा है। तो आपसे अगर पूछा जाए क्या 2 परंपराएं हैं, तो एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उस राज्य का नहीं होना चाहिए। कई बार क्या होता है, यूपीएससी या स्टेट पीसीएस में इसे स्टेटमेंट की फॉर्म में दे देते हैं और बोलते हैं कि उसी राज्य का सदस्य होना चाहिए, उस राज्य का सदस्य नहीं होना चाहिए। तो आपको क्लियर याद रखना है कि उस राज्य का सदस्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, और दूसरी परंपरा है कि मुख्यमंत्री से परामर्श लें। वैसे ये हालांकि कई बार इसका खंडन किया जाता है, लेकिन आपको एग्जैक्ट याद रखना है। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। राज्यपाल की योग्यता। अब राज्यपाल बनने के लिए आपके अंदर कोई तो योग्यता होना चाहिए, वो कहाँ बताया गया है? वो बताया गया आर्टिकल 157 में।
अनुच्छेद 157 में राज्यपाल की योग्यताओं के बारे में बताया गया कि आपको राज्यपाल बनना है तो आपके अंदर क्या योग्यताएं होनी चाहिए। वे भारत का नागरिक हो, ठीक है, वे 35 वर्ष आयु पूरी कर चुका हो, जैसे आपने बाकी भी देखा है, राष्ट्रपति के लिए देखा है। वे राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य विधानसभा, मैंने आपको बताया राज्य में विधानसभा और विधान परिषद होती है, ठीक है, तो जो विधानसभा है उसका सदस्य चुने जाने योग्य हो, लेकिन राज्य विधानसभा का सदस्य हो ऐसा नहीं कहा गया, चुने जाने योग्य हो। इसमें बहुत चीज़ों का ध्यान रखना होता है आपको। अगला पॉइंट उसी से है, आगे आपको बताऊंगी मैं। वह पागल या दिवालिया घोषित ना किया जा चुका हो, ठीक है, ऐसी किसी स्थिति में ना हो, मानसिक शारीरिक रूप से पूर्णतः वो स्वस्थ होना चाहिए, दिवालिया या पागल नहीं होना चाहिए। उसे ना तो संसद सदस्य होना चाहिए और ना ही विधानमंडल सदस्य होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संसद सदस्य मतलब अगर कोई व्यक्ति लोकसभा राज्यसभा का सदस्य होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, सांसद बोलते हैं, संसद सदस्य बोलते हैं। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति राज्यपाल नहीं बन सकता जो संसद का सदस्य हो, या फिर विधानमंडल यानी कि विधानसभा और विधान परिषद का भी सदस्य नहीं होना चाहिए। अब प्रश्न यह आता है कि मान लो किसी व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया और वो संसद का या विधानमंडल का सदस्य है, तो क्या होगा, तो जिस दिन से उसको राज्यपाल नियुक्त किया गया उसी दिन से उसकी संसद या विधानमंडल की जो सदस्यता थी वो भंग हो जाएगी। अब वो सदस्य नहीं रहेगा, ना तो संसद का ना तो विधानमंडल का, जहाँ का भी वो सदस्य था, ठीक है। उसे अगर राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया तो वो अब राज्यपाल होगा। ऐसा इसीलिए किया गया है कि जो राज्यपाल का पद है वो एक सर्वश्रेष्ठ पद है, वो निष्पक्ष रूप से कार्य कर सके, इसलिए उसे सांसद विधायक कुछ भी नहीं होना चाहिए। पर यह है कि उसे विधानसभा चुने जाने के लिए जो योग्यताएं चाहिए वो उसके अंदर होनी चाहिए, लेकिन वो किसी का भी सदस्य नहीं होना चाहिए। आपको याद रखना है, संसद, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, और विधानमंडल, विधानसभा, विधान परिषद, किसी का भी सदस्य नहीं होना चाहिए। उसे किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ का पद यानी प्रॉफिटेबल पोजीशन पे ना हो, जैसे कि सरकारी कर्मचारी होते हैं, ठीक है, कोई बिजनेस इंटरप्राइजेस, तो वो उस पद पर ना हो। राष्ट्रपति का पद, राज्यपाल का पद, प्रधानमंत्री का पद, इन्हें लाभ का पद नहीं माना जाता, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि विधानसभा और विधान परिषद ये हमारे विधानमंडल यानी कि राज्य में होते हैं, तो विधान परिषद जो है वो सभी राज्यों में नहीं है, केवल कुछ राज्यों में है, इसलिए आपको ये चीज़ याद रखना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब चलते हैं हम आगे। राज्यपाल का राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति के निम्नलिखित कारण है। अब आपके मन में क्या ये प्रश्न नहीं आया कि जो राज्यपाल हैं वो एक केंद्र के प्रमुख, राज्य के प्रमुख हैं, तो उनका हम निर्वाचन क्यों नहीं करते, मतलब वोटिंग क्यों नहीं कराते, जनता वोटिंग क्यों नहीं करती, वोटिंग करके चुनना चाहिए, डायरेक्ट उनको नियुक्त करके भेज दिया जाता है किसी भी व्यक्ति को, तो उनका निर्वाचन क्यों नहीं कराया जाता। तो जो हमारी संविधान सभा थी, मैंने भारतीय संविधान सभा पढ़ाया है आपको संविधान निर्माण में, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाके देख लीजिए। हमारे जो संविधान सभा के मेंबर थे डॉक्टर अंबेडकर और उनके साथ के जितने मेंबर थे बहुत दूरदर्शी थे, काफ़ी आगे का सोच के चलते थे, ठीक है, इसलिए उनके द्वारा बनाया गया संविधान आज तक एप्लीकेबल है। तो उन्होंने कुछ तर्क दिए जिन कारणों से कहा गया कि जो राज्यपाल का पद है उसके लिए निर्वाचन की ज़रूरत नहीं है, उनकी नियुक्ति की जाएगी। तो इसके लिए वो कारण मैं बता देती हूँ आपको। सीधे चुनाव की व्यवस्था से मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाएगी। अब देखिए, जो मुख्यमंत्री होते हैं उनका तो निर्वाचन होता है, आप देखते हैं वोट देते हैं, और जो पार्टी जीतती है उसका जो नेता होता है उसको मुख्यमंत्री बनाया जाता है। अगर राज्यपाल का भी निर्वाचन होगा, आप मुख्यमंत्री के लिए भी वोट दे रहे हैं, राज्यपाल के लिए भी वोट दे रहे हैं, तो क्या होगा, दोनों में कॉम्पिटिशन आ जाएगा। अब दोनों साथ मिलकर काम नहीं करेंगे, बल्कि दोनों में क्या हो जाएगी, संघर्ष यानी कंपटीशन की स्थिति पैदा हो जाएगी, और नुकसान किसका होगा, जनता का नुकसान होगा। दूसरा पॉइंट दिया गया है, राज्यपाल सिर्फ संवैधानिक प्रमुख होता है, इसलिए उसके निर्वाचन के लिए चुनाव की जटिल व्यवस्था और भारी धन खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब संवैधानिक प्रमुख है राज्यपाल का पद, वास्तविक कार्य जो सारा किया जाता है वो किसके द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। तो राज्यपाल पद के लिए चुनाव करवाना, और चुनाव में आपको पता है भारतीय चुनाव में कितना खर्च लगता है, तो इतना बड़ा खर्च करना, इतना समय बर्बाद करना व्यर्थ होगा, ये कहा गया संविधान सभा द्वारा। तीसरा तर्क दिया गया, एक निर्वाचित राज्यपाल स्वाभाविक रूप से किसी दल से जुड़ा होगा और वह निष्पक्ष निस्वार्थ भूमिका नहीं निभा पाएगा। तो क्या है, अगर कोई भी बंदा वोटिंग में खड़ा होगा तो वो किसी न किसी दल से होगा, किसी न किसी पार्टी से होगा। तो अब जब वो किसी भी पार्टी से होगा तो वो निष्पक्ष कार्य कैसे कर सकता है, हो सकता है मुख्यमंत्री अपोजिशन पार्टी का हो,
तो दोनों साथ मिलकर कैसे कार्य कर पाएंगे, इसलिए कहा गया कि उसको नियुक्त किया जाना चाहिए, राज्यपाल निर्वाचन नहीं किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की व्यवस्था से राज्य पर केंद्र का नियंत्रण रहेगा। एक ये भी तर्क दिया गया कि अगर केंद्र नियुक्त कर रहा है तो एक तरीके से वो केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करेंगे, तो केंद्र का कंट्रोल रहेगा थोड़ा सा किस पर, राज्य पर रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कारण बताए गए हैं। राज्यपाल द्वारा शपथ ग्रहण, अनुच्छेद 159, आर्टिकल 159, अनुच्छेद 159 एग्जैक्ट याद कर लीजिए किसके लिए है, राज्यपाल की शपथ ग्रहण से। आपको ये पता है भारतीय संविधान में कोई भी पद हो, आपको जब तक आप शपथ नहीं लेते तब तक आप कार्यभार नहीं संभाल सकते, लेकिन उस पद के रूप में कार्य नहीं कर सकते, चाहे आप राष्ट्रपति हैं, चाहे आप प्रधानमंत्री हैं, चाहे आप राज्यपाल हैं। तो राज्यपाल पद ग्रहण करने के बाद शपथ लेते हैं, ये कहाँ बताया गया है, अनुच्छेद 159 में बताया गया है, आर्टिकल 159 में बताया गया है। ठीक है, तो अब प्रश्न ये उठता है कि वो शपथ क्या लेते हैं और कौन दिलवाता है। तो शपथ क्या लेते हैं वो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सत्यनिष्ठा से कार्य करूंगा, मैं भारत की संवैधानिक व्यवस्था का पालन करूंगा, ये वो शपथ लेते हैं, वो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये याद करने की ज़रूरत है कि उन्हें शपथ दिलवाता कौन है। अब क्या होता है कि बच्चे बार बार पढ़ते हैं कि राष्ट्रपति उनको नियुक्त करते हैं, राष्ट्रपति उनका सारा निर्धारित करते हैं कि उनके वेतन भत्ते कितने होंगे, राष्ट्रपति उन्हें वापस बुला सकते हैं। तो ऐसा सबको लगता है कि हो सकता है राष्ट्रपति उन्हें शपथ दिलवाते हो और राष्ट्रपति ही टिक कर देते हैं और आंसर गलत हो जाता है। ऐसा नहीं होता है। कार्यभार ग्रहण करने से पहले राज्यपाल सत्यनिष्ठा की शपथ लेते हैं। राज्यपाल को शपथ संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ अलग हो जाती है। क्या होता है कि जो उच्च न्यायालय के हाई कोर्ट के सबसे हेड न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश होते हैं, वो दिलाते हैं राज्यपाल को शपथ, और अगर वो अनुपस्थित हैं, वो नहीं है, तो उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश दिलाएगा। जो भी हाई कोर्ट का सबसे बड़ा, सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होगा वो शपथ दिलाएगा, अगर उसके मुख्य न्यायाधीश मौजूद नहीं है। या आप देख सकते हैं कि जब राष्ट्रपति शपथ लेते हैं तो उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। उसी प्रकार राज्य में क्या होता है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलवाते हैं। और ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, स्टेट पीसीएस में भी जगह जगह पे ये प्रश्न पूछा जाता है कि कौन शपथ दिलवाता है, और राष्ट्रपति बच्चे कर देते हैं और गलत कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपका बारीकी से चीज़ों का ध्यान रखना है। अनुच्छेद 159 इसको भी ध्यान रखना है। अगर क्या हो कि राज्यपाल का कार्यभार किसी और व्यक्ति को कुछ समय के लिए संभालना पड़े तो उसको भी उसी प्रकार शपथ दिलवाई जाएगी जैसे राज्यपाल को दिलवाई जाती है। किसी अन्य व्यक्ति को भी राज्यपाल के पद के दायित्वों का निर्वहन करने पर इसी प्रकार शपथ लेनी होती है। ठीक है, चाहे और अगर राज्यपाल का कार्यभार अगर कभी करना पड़े तो उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो भी संभालेंगे, तो वो भी इसी प्रकार से शपथ लेंगे। अब कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, राज्यपाल का कार्यकाल और अनुच्छेद 156 अनुच्छेद 156 के बारे में हम देखते हैं। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? राज्यपाल का कार्यकाल पद ग्रहण से 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है, किंतु वास्तव में वो राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत पद धारण करते हैं। मैंने आपको बताया कि जो राज्यपाल हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कार्यकाल वैसे तो उनका 5 साल का होता है, लेकिन वो राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत पद धारण करते हैं, मतलब राष्ट्रपति उन्हें कभी भी हटा सकते हैं। लेकिन संविधान में ऐसा कहीं नहीं कहा गया है कि राष्ट्रपति राज्यपाल को कभी भी हटा दें। ठीक है, ऐसे संविधान में व्याख्या नहीं करी गई है। इसके अलावा वह कभी भी राष्ट्रपति को संबोधित अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। 5 साल की अवधि में कभी भी राज्यपाल चाहे तो वो अपना किसको देंगे त्यागपत्र? राष्ट्रपति को देंगे। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। एक राज्यपाल 5 वर्ष के अपने कार्यकाल के बाद भी तब तक पद पर बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर ले। अब कई बार प्रश्न ये उठता है कि 5 साल पूरा हो गया तो क्या वो अपना कार्यालय छोड़ देंगे? जी नहीं, वो तब तक अपना कार्यालय नहीं छोड़ेंगे जब तक उनका उत्तराधिकारी अगला राज्यपाल आके पद ना ग्रहण कर ले। ऐसी व्यवस्था इसलिए की गई है कि पद की रिक्तता ना हो, मतलब पद खाली ना हो, इसके लिए किया गया है कि जब तक अगला व्यक्ति ना आ जाए तब तक वो पद पर बने रहेंगे। इसका भी प्रश्न पूछा जाता है कि जैसे ही पूरा होगा वैसे ही छोड़ देंगे या उत्तराधिकारी आने तक कोई और किसी और व्यक्ति को बनाया जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है, जब तक अगला व्यक्ति नहीं आ जाता तब तक वो अपने पद पर बने रहेंगे।
राज्यपाल के निधन की स्थिति में संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अस्थायी तौर पर राज्यपाल का कार्यभार सौंपा जा सकता है। मैंने अभी आपको पीछे बताया कि अगर कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, उनका अचानक निधन हो जाता है और पद रिक्त हो जाता है, तब क्या किया जाएगा, कुछ समय के लिए जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कार्यभार संभाल सकते हैं राज्यपाल का, ठीक है, लेकिन वो अस्थायी तौर पर। अब एक प्रश्न ये उठता है कि संविधान में तो ऐसा नहीं कहा गया कि राष्ट्रपति कभी भी राज्यपाल को हटा सकते हैं, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है वो केंद्र द्वारा होती है और केंद्र में राष्ट्रपति जो हैं वो मंत्रिपरिषद की सलाह पे नियुक्ति करते हैं। तो कई बार ऐसा हुआ है कि राज्यपाल को 5 साल पूरा होने से पहले ही उनका तबादला कर दिया गया या फिर उनसे त्यागपत्र मांग लिया गया। ऐसा कब हुआ था, तो ये आप देखेंगे वीपी सिंह 1989 की जो सरकार थी वीपी सिंह की, उन्होंने क्या किया था, बहुत सारे राज्यपाल से त्यागपत्र मांग लिया था जो कांग्रेस द्वारा नियुक्त किए गए थे, ठीक है, कांग्रेस द्वारा नियुक्त राज्यपाल थे, उनसे त्यागपत्र मांग लिया था, कुछ का तबादला कर दिया गया था। अगर 5 साल का जो कार्यकाल है, मान लो आपने 3 साल राज्यपाल के तौर पे काम किया तो बाकी 2 साल आपको किसी और जगह का राज्यपाल बनाया जा सकता है। साथ ही फिर ये प्रक्रिया अपनाई गई 1991 में, जब वीवी नरसिम्हा राव की सरकार आती है, तब वो करते हैं कि उनके द्वारा नियुक्त किए गए सारे राज्यपालों को वो त्यागपत्र मांग लेते हैं। ऐसा संविधान में कहा नहीं गया है, लेकिन ऐसी प्रक्रिया कई बार अपनाई जाती है जो असंवैधानिक भी दिखती है। यहाँ तक हमने राज्यपाल का पद, नियुक्ति, कार्यकाल, शपथ, ये सारे पॉइंट्स देख लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि राज्यपाल के कार्य और शक्तियाँ क्या होती हैं, राज्यपाल और राष्ट्रपति के बीच क्या क्या समानताएं और असमानताएं होती हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।